अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो पढ़ा था, पिछले हमारे जो टॉपिक्स आपने पढ़े जिसमें हमने डीसी मोटर पढ़ा, डीसी जनरेटर पढ़ा, बैक ईएमएफ, बैक मोटर इफेक्ट, ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। आज हम ये देखेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है वो किस तरह से वर्क करता है, ट्रांसफार्मर का यूज क्या है, ट्रांसफार्मर के फायदे क्या हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है और उनको किस तरह से रिमूव किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर हम किसे कहेंगे, ट्रांसफार्मर को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस used to change alternating voltage। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन कि इसका जो काम है ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करता है। अब चेंज देखें, दो तरह का चेंज हो सकता है, या इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, डिवाइस used to increase or decrease the alternating voltage। तो इसमें आप इंक्रीज और डिक्रीज का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इंक्रीज के अलावा आप इंक्रीज के साथ एक वर्ड स्टेप अप भी यूज कर सकते हैं, डिक्रीज के साथ आप एक वर्ड स्टेप डाउन भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसे यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द इनपुट वोल्टेज। इसको जो इनपुट देंगे हम, अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे इनपुट पे, तो ये उस इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम आएगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है। देखिए, जैसे जितने भी डिवाइसेस हैं उनका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन। इसका प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी इंड्यूसेस ईएमएफ इन सेकेंडरी। कि प्राइमरी के अंदर, ये म्यूचुअल इंडक्शन था, प्राइमरी के अंदर हम करंट चेंज करते थे, सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता था। मतलब कि आपके पास दो कॉइल्स थी, एक प्राइमरी थी एक सेकेंडरी थी, प्राइमरी में करंट चेंज करते थे, सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता था। तो आपके पास इसका जो प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। इसके बाद बच्चे इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हमारे पास ये ट्रांसफार्मर कैसा होता है। ट्रांसफार्मर असल में इस किस्म का होता है कि हम सबसे पहले हमें एक कोर मटेरियल चाहिए है। जैसे हमने ये एक कोर मटेरियल ले लिया, ये है हमारे पास एक कोर। आमतौर पर जो कोर है वो हमारे पास आयरन की होती है, वो भी आपको बताएंगे कि आयरन हम क्यों यूज करते हैं। तो ये जो आयरन कोर आपने ली है, इसके ऊपर हम दो वायर्स को वाउंड कर देते हैं। एक ये वायर हमने वाउंड कर दी, एक ये आपके पास कॉइल आ गई, और एक यहां पर आपके पास कॉइल आ गई। तो ये दो कॉइल्स आपके पास आ गई हैं। ये वो कॉइल है जिसको हम कनेक्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ एज अ इनपुट। तो यहां हम दे रहे हैं इनपुट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कॉइल जिसको हम इनपुट अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ जोड़ते हैं, उस कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। वो कॉइल कौन सी होगी हमारे पास, उसे प्राइमरी कॉइल का नाम दें। दूसरी कॉइल जिसके साथ आप लोड कनेक्ट करते हैं, तो लोड हमारे पास वो सर्किट है जिसकी वजह से हमें ये वोल्टेज के अंदर चेंज करना पड़ा है। बात का तो होता ये है कि हमें 220 या 250 वोल्टेज मिल रहे हैं, हमारे लोड को चाहिए है 10, 15, 20 वोल्टेज। तो अगर 250 देंगे तो फिर उससे तो काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, फिर ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है, और फिर हम उसी के मुताबिक लोड को जितनी सप्लाई चाहिए होती है उतनी ही देते हैं। तो वो कॉइल जिसको आप लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, इसे हम नाम देते हैं
सेकेंडरी कॉइल का। इसे हम क्या नाम देंगे? सेकेंडरी कॉइल का। जिसको आपने अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ जोड़ा वो प्राइमरी कॉइल, जिसको आपने लोड के साथ कनेक्ट किया वो आपके पास होगी सेकेंडरी कॉइल। एक आपके पास प्राइमरी है और दूसरी आपके पास सेकेंडरी है। तो इस तरह से ये हमने ट्रांसफार्मर का बना दिया। ओके जी। कंस्ट्रक्शन के बाद हम आते हैं वर्किंग की तरफ कि ट्रांसफार्मर वर्किंग कैसे करता है। देखिए, ट्रांसफार्मर की वर्किंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इस कॉइल को किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है? अल्टरनेटिंग करंट के साथ। जब ये कॉइल आपके पास करंट कैरिंग होगी तो ये करंट कैरिंग कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ये इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसी कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। इसी कॉइल के अंदर क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। तो वर्किंग की अगर मैं बात करता हूं तो प्राइमरी कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसे हमने बैक ईएमएफ का नाम दिया है। ओके जी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स in primary induces EMF in itself। तो इसी के अंदर EMF इंड्यूस करेगा कि प्राइमरी के अंदर ही जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है वो क्या करेगा? इसमें EMF इंड्यूस करेगा। ये आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी के और इसके साथ माइनस का साइन भी आता है। तो ये वो ईएमएफ है जो प्राइमरी के अंदर इंड्यूस हो रहा है। अब बच्चों, क्योंकि हम जो कॉइल यूज करते हैं, कॉइल की रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल स्मॉल हो, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो? नेग्लिजिबल स्मॉल, तो ये जो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये है बैक ईएमएफ। तो यहां पे लिखते हैं कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज नेग्लिजिबल स्मॉल, इतनी स्मॉल रेजिस्टेंस हो कॉइल की कि हम उसके तकरीबन जीरो के बराबर लिखते हैं। हम कहेंगे कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो जितना आपके पास वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, हमने किसके बराबर लिखा था? हमने लिखा था बैक ईएमएफ ईपी प्लस आई आर। अगर आपके पास आर जीरो है तो फिर क्या होगा? आर अगर आपके पास जीरो है तो फिर ये जो प्राइमरी वोल्टेज है, जो प्राइमरी पे इनपुट सोर्स वोल्टेज आपने प्रोवाइड की है, ये इतनी ही होगी जितनी के आपके पास बैक ईएमएफ होगा। लेकिन ये बैक ईएमएफ प्राइमरी वोल्टेज को क्या करता है? अपोज करता है। अगर ये बैक ईएमएफ इसको अपोज करता है तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस और इधर आ गया आपके पास बैक ईएमएफ, तो वीपी इसके बराबर हो गया। या फिर लिखते हैं वीपी इज इक्वल टू माइनस, इस बैक ईएमएफ की वैल्यू आपने निकाली है वो है माइनस एनपी डेल फाई बाय डेल टी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आपके पास प्राइमरी वोल्टेज जो है वो आया एनपी डेल फाई बाय डेल टी। ये आपके पास ये वो वोल्टेजेस हैं जो क्या है? प्राइमरी कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रहे हैं। ये कौन से हैं आपके पास? जो प्राइमरी कॉइल के अंदर वोल्टेजेस हैं। तो ये तो बच्चों हमने प्राइमरी की वर्किंग की बात कर ली। अब क्योंकि दोनों कॉइल्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों कॉइल्स को हमने एक ही आयरन कोर पर कनेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कोर से होती हुई जो आपके पास दूसरी कॉइल है, जो आपके पास सेकेंडरी कॉइल है, उस सेकेंडरी कॉइल में से भी गुजरेगी। जो आपके पास जितना फ्लक्स प्राइमरी के अंदर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी, जितना आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी में है उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा? सेकेंडरी में। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी induces EMF in itself, or rate of change of flux in primary is equal to rate of change of flux in secondary। तो जितना प्राइमरी के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है
उतना ही सेकेंडरी के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। तो जैसे आपने ये रिलेशन ड्राइव किया है, इसी तरह से सेकेंडरी वोल्टेज ये आपके पास बराबर होगा NS del phi by del t। NS del phi by del t दोनों में सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों में इक्वल है, बराबर है। तो हम इसको लिखेंगे VS is equal to NS del phi by del t। और ये NS क्या चीज है, ये है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, और NP क्या है आपके पास, NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। अब बच्चों हम इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो लेते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी का। सेकेंडरी आपके पास है NS del phi by del t, और नीचे आपके पास NP del phi by del t। अब दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्योंकि सेम है, तो ये आपके पास कट गया, बाकी आपके पास VS over VP, ये बराबर बचा NS over NP। इसे कहते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफार्मर इक्वेशन भी बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो या फिर ट्रांसफार्मर इक्वेशन, ट्रांसफार्मर इक्वेशन। इस इक्वेशन के मुताबिक हमें पता चलता है कि प्राइमरी या सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज को बढ़ाया या कम कैसे किया जा सकता है। देखिए अब दोनों के अंदर क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो सेम है, दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है। अब जो चीज डिफरेंट होगी वो हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स। अब हमारे पास कौन सी चीज डिफरेंट होगी, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं ये डिफरेंट होंगे। अब देख लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स के डिफरेंट होने से क्या होगा। देखें अगर हम बात करते हैं, अब इसी हिसाब से हमने ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स बना ली हैं। एक हमारे पास है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये वो ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को बढ़ाता है, इनपुट वोल्टेज कम होता है, आउटपुट पे ज्यादा होता है। कैसे, ये आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, ये हमने ट्रांसफार्मर एक बनाया। अब आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। ये हमारे पास आ गई प्राइमरी कॉइल और ये हमारे पास आ गई सेकेंडरी कॉइल। तो क्या डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी में, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके सामने है प्राइमरी में, और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स भी आपके सामने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। जब आप यहां पर अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जोड़ेंगे और यहां से आप जब आउटपुट हासिल करेंगे, तो क्योंकि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है सेकेंडरी से, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं वही उसका रिस्पेक्टिव वोल्टेज भी ज्यादा होगा। अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं तो सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होगा प्राइमरी वोल्टेज से। सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। प्राइमरी वोल्टेज इनपुट वोल्टेज कम है लेकिन आउटपुट पर वोल्टेज ज्यादा है। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा थे। इसी तरह से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बाद अब हम बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, देखिए ट्रांसफार्मर बनाया हमने, ये आपके पास ट्रांसफार्मर आ गया। इसी तरह से आपके पास इसकी ये प्राइमरी कॉइल आ गई और इसकी ये सेकेंडरी कॉइल आ गई। ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी के, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी के। यहां आपने इनपुट अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कनेक्ट किया, यहां आपने जो आउटपुट पर कोई लोड कनेक्ट किया। आपने देखा यहां तो 250 वोल्ट थे, लेकिन जब हमारे पास आउटपुट पे हमें मिले तो वो मिले हमें 15 वोल्ट। क्यों, आउटपुट पर वोल्टेज कम क्यों है, उसकी वजह यह है कि अब प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा है। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज से ज्यादा है। तो प्राइमरी पर अगर 250 वोल्टेज है तो सेकेंडरी पर हमें 15, 20, 25 वोल्टेज मिलेंगे हमारी जरूरत के मुताबिक। ओके जी, तो ये बच्चों आपके पास स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप करता है, बढ़ाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन करता है, कम करता है। अब हम इस ट्रांसफार्मर की पावर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर का असल मकसद तो ट्रांसफर ऑफ पावर है। हम इसकी मदद से
इलेक्ट्रिकल पावर भी ट्रांसफर करते हैं और वोल्टेज को कम या ज्यादा भी करते हैं। तो जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट पावर और आउटपुट पावर, ये दोनों पावर्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होती हैं? इक्वल होती है। पावर का रिलेशन हमारे पास क्या है? वी आई। तो इनपुट पावर प्राइमरी पर है और आउटपुट पावर जो है वो सेकेंडरी पर है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी पावर्स आ गई आपके पास। अब यहां से एक काम करते हैं कि हम जो वोल्टेजेस हैं उनको एक साइड पे ले जाते हैं और करंट्स को एक साइड पे रखते हैं। करंट्स को हम एक साइड पे रखते हैं। तो इस रिलेशन ने हमें ये बताया कि जो प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी करंट, प्राइमरी करंट, एंड सेकेंडरी वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेकेंडरी करंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिस्पेक्टिव वोल्टेज है वो रिस्पेक्टिव करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस तरह से ट्रांसफार्मर, लेकिन पावर में क्या है? पावर में करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट हमारे पास सेम ही आएगा। लेकिन ये है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, अगर हम वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट ज्यादा हो जाएगा। वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। इसका हमें फायदा क्या होता है? इसका बच्चों इसे एक और नाम भी दिया जाता है, ये है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन रूल। ट्रांसमिशन रूल। अब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन रूल ये कैसे बन गया? देखिए, हम हमारे घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो बिजली आती है, ये कहां से आती है? और रास्ते में तो इतनी लंबी लंबे सफर करके आती है इलेक्ट्रिकल पावर, और इतनी तारे हैं, रेजिस्टिव मीडियम है, रेजिस्टेंस भी मौजूद है, पावर लॉस भी वहां पर होगा। तो हम किस तरह से उस पावर लॉस से भी बच सकते हैं? किस तरह से इसको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन रूल कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रिड स्टेशन की। ग्रिड स्टेशन से शुरू कर लेते हैं, इससे दूर नहीं जाते। ग्रिड स्टेशन की बात करते हैं। ग्रिड स्टेशन के अंदर क्या किया जाता है? क्योंकि ग्रिड स्टेशन से घर तक आने में जो सप्लाई है उसको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। इसीलिए क्या किया जाता है? करंट को डेसिपेट होने से बचाना है हमने, ताकि पावर लॉस हमारे पास कम से कम हो, हीटिंग इफेक्ट जो है वो कम से कम हो। क्योंकि जब भी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, लार्ज करंट किसी भी रेजिस्टिव मीडियम से गुजरता है किसी भी टाइम में, तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो एक तो हम इस हीटिंग इफेक्ट को कम कर सकते हैं करंट को कम करके, और एक और तरीका भी है कि रेजिस्टेंस को कम कर दें। लेकिन रेजिस्टेंस को कम करना ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसके लिए ये जरूरी है कि हमें कॉपर की वायर्स यूज करनी पड़ेगी। आमतौर पर हम सिल्वर की वायर्स यूज करते हैं, तो कॉपर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो बजाय इसके हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस को कम किया जा सके, ताकि करंट जो है वो कम से कम डेसिपेट हो। तो उसके लिए हम अच्छे मटेरियल की वायर यूज करें, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। इतनी वायर्स, इतनी कॉपर की वायर कहाँ कहाँ जो है वो यूज हो। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हम ये जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन रूल है ये यूज कर सकते हैं। तो ग्रिड स्टेशन के अंदर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या करते हैं? स्टेप अप। तकरीबन एक मिसाल है, हम ये जो आपके करीब ग्रिड स्टेशन है उनकी बात करें तो 11,000 वोल्ट्स के अंदर ये चेंज कर देते हैं। ये जिसे हम कहते हैं 11 kV है, 11,000 वोल्ट्स इसमें आ रहे हैं, यहीं तक की बात करते हैं। ठीक है, तो 11 kV वो ग्रिड स्टेशन से वोल्टेज को क्या किया है? स्टेप अप कर दिया, बढ़ा दिया। तो उसके बाद हाउस होल्ड की बात करते हैं। अब हम आगे घर में, वही सप्लाई जब हमारे घर में आती है तो गली मोहल्ले के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर। वो क्या काम करता है? उसी वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है। कितना डाउन कर देता है? तकरीबन 220 वोल्ट्स के अंदर। तो ये हमें स्टेप ओवर स्टेप डाउन करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमारा मकसद था करंट को डेसिपेट होने से बचाना, क्योंकि करंट डेसिपेशन से हमारा पावर का लॉस है। तो ग्रिड स्टेशन के अंदर हमने जब वोल्टेज को इंक्रीज किया, वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज को इंक्रीज किया, तो प्राइमरी करंट जो है ये डिक्रीज हो गया। करंट जितना कम होगा तो पावर लॉस उतना ही कम होगा।
जब हाउस होल्ड की बात आई, घर तक वो सप्लाई हमारे पास पहुंची, तो हमने उसको स्टेप डाउन कर दिया, वोल्टेज को कम कर दिया। उससे क्या हुआ, स्टेप डाउन किया, जो आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज है वो डिक्रीज हो गया और सेकेंडरी करंट जो है वो इंक्रीज हो गया। उससे क्या होगा कि पावर डेसिपेशन, स्टेप अप स्टेप डाउन करने का फायदा हमें पावर डेसिपेशन से बचना था। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर की। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट आउटपुट पावर जो है वो सेम होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रियल ट्रांसफार्मर की, कि अगर हमारे पास एक्चुअल ट्रांसफार्मर है, एक्चुअल ट्रांसफार्मर जो हम यूज करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इनपुट पावर हमेशा आउटपुट पावर से ज्यादा होती है। आउटपुट पावर कम इसलिए होती है क्योंकि डेसिपेशन की वजह से। ये हम बात कर रहे हैं आप किसकी, एक्चुअल ट्रांसफार्मर की, आइडियल की नहीं, एक्चुअल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट पावर हमेशा ज्यादा होगी, आउटपुट पावर हमेशा इनपुट से कम होगी। ये क्यों कम होगी, ड्यू टू लॉसेस। इसकी क्या रीजन है, इसकी रीजन है ड्यू टू लॉस। अब ये जो लॉस या लॉसेस हैं, ये ट्रांसफार्मर के अंदर कहां से आ गई, ट्रांसफार्मर के अंदर दो किस्म के लॉसेस होते हैं। एक जिसे हम नाम देते हैं एडी करंट का। किसका नाम देते हैं, एडी करंट का। हमने जब ट्रांसफार्मर की बात की, हमने कहा कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है, ये आपके पास ट्रांसफार्मर आ गया। तो ट्रांसफार्मर की ये जो कोर है, ये आयरन कोर है, या जो भी आपके पास, तो ये कंडक्टिंग होती है, कंडक्टिंग कोर। कौन सी कोर है ये, कंडक्टिंग। तो जब हम यहां पर प्राइमरी ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कनेक्ट करते हैं, इधर कनेक्ट करते हैं सेकेंडरी, इधर हम लोड कनेक्ट कर दे, ये आपके पास, इधर आपके पास कोई लोड आ गया, तो जब यहां पर बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से क्या होता है, कोर में भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी के अंदर और सेकेंडरी के अंदर नहीं होता, वो तो उस कोर के अंदर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी में है, वो उस कोर में से होता हुआ सेकेंडरी में जाता है। तो कोर के अंदर ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो एक ऐसा करंट प्रोड्यूस होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करता है, उससे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये है हमारे पास एडी करंट। सो करंट which is perpendicular to flux, वो करंट जो फ्लक्स के परपेंडिकुलर है, उसे हम क्या नाम देते हैं, एडी करंट। ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास एडी करंट। अब एडी करंट को किस तरह से रिमूव किया जाएगा, उसकी तरफ भी आते हैं। अच्छा, दूसरा जो लॉस है आपके पास, एक हमने डिस्कस किया है, वो आपके पास एडी करंट है। दूसरा जो लॉस है, दूसरा लॉस आपके पास है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस, ये लॉस कौन सा है, ये है बच्चों एनर्जी की डेसिपेशन। एनर्जी डेसिपेशन ड्यू टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द कोर मटेरियल। अब आपके पास एनर्जी डेसिपेशन, लॉस ऑफ पावर, वो लॉस कहां से आया। असल में हम ये जो कोर इस्तेमाल करते हैं, ये कोर कौन सी होती है हमारे पास, आयरन की या स्टील की। ये दो ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दो मैग्नेटिक है। तो क्योंकि हम दोनों को क्रॉस कपल किया जाता है, दोनों कॉइल्स आपस में फिजिकली कनेक्टेड नहीं होती, बल्कि दोनों कॉइल्स मैग्नेटिकली आपस में कनेक्टेड होती हैं, मैग्नेटिकली दोनों कॉइल्स आपस में लिंक्ड होती हैं। तो ये जो कोर है, इसके अंदर क्योंकि मैग्नेटिक है, ये मुसलसल मैग्नेटाइज होती है, डीमैग्नेटाइज होती है अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की वजह से,
और उसको मैग्नेटाइज करने के लिए एनर्जी सर्फ होती है, डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी एनर्जी सर्फ होती है। तो मुसलसल मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो लॉस ऑफ एनर्जी है इसी को हिस्टैरिसीस लॉस का नाम दिया जाता है। अब ये दो लॉसेस हैं हमारे पास, इन दोनों लॉसेस की रिडक्शन इन दोनों लॉसेस को रिडक्ट कैसे करेंगे, इनको किस तरह से रिमूव करेंगे, किस तरह से कम करेंगे। देखें, पहला जो लॉस है एडी करंट, उसको कैसे कम किया जाएगा, यूजिंग लैमिनेटेड कोर, यूजिंग लैमिनेशन बिटवीन कोर्स। तो हम क्या करते हैं, कोर की जो शीट्स होती हैं, सिमिलर शीट्स, आपने देखा होगा अक्सर ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर की सेम शेप की बहुत सारी शीट्स होती हैं, तो उन शीट्स के दरमियान हम लेमिनेशन करके कोई भी इंसुलेशन प्लेस करके एडी करंट को डिक्रीज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं मैक्सिमम। दूसरा बच्चों, जो हिस्टैरिसीस लॉस है उसको कैसे कम किया जा सकता है, यूजिंग सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, कि हम ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल यूज करें जो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाए, जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाए। मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में कम से कम एनर्जी सर्व करे। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जैसा कि आयरन है, आयरन को एज अ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर यूज करें। इसके बाद बच्चों हम इसकी एफिशिएंसी की तरफ आते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला ये होता है कि आउटपुट को इनपुट से डिवाइड कर दिया जाता है तो एफिशिएंसी आ जाएगी। परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो यही आपके पास जो आउटपुट और इनपुट है, आउटपुट ओवर इनपुट, तो आपके पास जो इनपुट पावर या आउटपुट पावर की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो इनपुट आउटपुट पावर हो जाएगा। तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ये आपके पास इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाएगा, यकीनन इसका जवाब यही होगा लॉसेस को कम करके। लॉसेस कौन कौन से हैं, दो लॉसेस हैं, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस। अब इनको कैसे रिमूव किया जाएगा, एडी करंट को रिमूव किया जाता है जो आपके पास कोर्स की शीट्स होती हैं उनके दरमियान लेमिनेशन यूज करके। हिस्टैरिसीस लॉस को कैसे कम किया जाएगा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को यूज करके। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बढ़े तो उसके लिए जरूरी ये होगा कि हमें लॉसेस को रिमूव करना पड़ेगा या रिड्यूस करना पड़ेगा। जितने लॉसेस कम से कम होंगे उतनी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा होगी। डियर स्टूडेंट, चैप्टर 15 का ये आपका लास्ट टॉपिक था। टॉपिक काफी लेंथी था और इसके काफी पार्ट्स थे, इसी वजह से स्पीड के साथ पढ़ाना पड़ा। तो इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।